और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजस्थान का सियासी बहरान हर गुजरते वक्त के साथ गहराता जा रहा है। जी हां, पायलट खेमे को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत अपने अरकान असेंबली को लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। उधर गहलोत की गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात चल रही थी और इधर राजभवन के बाहर कांग्रेस के अरकान असेंबली धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे, गहलोत तुम जद्दोजहद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गवर्नर ने गहलोत से मुलाकात के बाद धरने पर बैठे अरकान असेंबली से भी मुलाकात की। गवर्नर के समझाने बुझाने के बाद माहौल पुरअमन हुआ। गवर्नर ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, इसीलिए इन्हें सलाह मशवरे के लिए वक्त चाहिए। ख्याल है कि वज़ीर आला अशोक गहलोत की तरफ से असेंबली सेशन बुलाने की अपील की गई थी, तो गवर्नर ने अभी कोरोना वबा का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस पर स्टे लगा दिया था, यानी पायलट खेमे को अभी नाअहल करार नहीं दिया जा सकता है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए हम सीधे जयपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे अरबाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है? सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है जयपुर में, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? देखिए, जो पूरा अपडेट है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये जो नारेबाजी करते हुए असेंबली के जो मेंबर्स को देख रहे हैं, ये तमाम जो एमएलए हैं, ये किसी कोई आम जगह नहीं बल्कि गवर्नर हाउस के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि मरकजी हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे गवर्नर हाउस के अंदर जोर जोर से लगाए जा रहे हैं। तो तमाम लोग ये पुरजोर मांग कर रहे हैं जो गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्र, उनसे कि आप असेंबली का जो सेशन है वो कॉल करें। बहुत ही बुनियादी और जरूरी मुद्दों पे बात की जानी है, कोरोना को लेकर के आगे की रणनीति तय की जानी है। और जो एक असमंजस की और ये जो सियासी ड्रामे की हालत जो बनी हुई है राजस्थान में, हम लोग बहुमत में हैं, हम फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार है, तमाम चीजों के लिए तैयार है। आप उसके लिए जो असेंबली का सेशन है वो कॉल कीजिए, ताकि ये तमाम हालात और गफलत का माहौल टूटे और जो काम है कोरोना के वक्त में वो किया जा सके। बुनियादी सवाल ये था कि लंबे अरसे से जब तक ये फेयरमाउंट होटल के अंदर तमाम जो विधायक थे वहां पर रखे हुए थे, तब एक लोगों के अंदर जहन में सवाल था कि ये 100+ होंगे कि नहीं होंगे। अभी जो ये 4 बस और करीब 2 छोटे व्हीकल लेकर के तमाम जो अशोक गहलोत हैं और बड़े जिम्मेदार नेता हैं वो गवर्नर हाउस पहुंचे। वो 130 का आंकड़ा, माफ जाऊंगा, 103 का आंकड़ा लेकर के पहुंचे। 103 इनके जो एमएलए हैं वो वहां पहुंचे और अंदर और भी इनके विधायक हैं 2-3, वो आने की बात बताई जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी चीज है कि आप देखिए 101 को क्रॉस कर लेने का मतलब वो अपना जो बहुमत है वो बनाए हुए हैं। राजस्थान में एक तरह का जो डमी फ्लोर टेस्ट है उन्होंने विधानसभा से पहले गवर्नर हाउस में दे दिया है। और बिल्कुल अरबाज, यहाँ पर एक चीज मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब अशोक गहलोत गवर्नर से मुलाकात कर रहे थे तो बाहर पार्किंग में जो एमएलएज हैं कांग्रेस के, आखिर वो धरने पर क्यों बैठ गए, वो नारेबाजी क्यों कर रहे थे? पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है, पर्दे के पीछे की सियासत क्या कुछ है, उसे मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, पर्दे के पीछे की सियासत इसमें खुली है। जो टकराव है मरकज और सूबे का है। सीधी सी बात है कि जो गवर्नर है वो नुमाइंदे हैं मरकजी हुकूमत के, और राजस्थान में जो हुकूमत है वो कांग्रेस की है, अशोक गहलोत की। जो टकराव है उसमें पर्दे के पीछे से एक तरह से देखा जाए तो ये सब जानते हैं कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा समर्थन किया जा रहा, सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो वकालत के रूप में हो, इनडायरेक्ट जो मदद के रूप में हो, या फिर दूसरी तरह की चीजों में हो। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब फ्लोर टेस्ट के लिए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने तंज कसा है कि एमपी में जब हमारे एमएलए कम थे तो यही भाजपा थी जिसे बहुत जल्दी थी फ्लोर टेस्ट की, और यही राजस्थान है जब हमारे पास में बहुमत से ज्यादा एमएलए हैं और सारे विधायक हमारे साथ में है, तो ये फ्लोर टेस्ट को टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने लेकिन अरबाज, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट में कहीं ना कहीं गहलोत खेमे की एक तरह से सिंबॉलिक हार हुई है। हेलो जी अरबाज, देखिए ये जो हार इसे नहीं कहा जा सकता पूरे तरह से कि ये अगर देखा जाए तो बोनस एक लेकर के चल रहे थे अशोक गहलोत, क्योंकि अगर आप बहुत मार्जिन पे हो या फिर हालात आपके बहुत कट टू कट हो, तब तो माना भी जाता है कि भाई अशोक गहलोत को कोई नुकसान होगा। अशोक गहलोत ने जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला स्टे के लिए आया कि भाई आप उसको
वहीं पर उन्होंने स्टेटस को कर दिया कि भाई ये जैसा है वैसे हालात रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तुरंत उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की होटल फेयरमाउंट में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ ही तमाम जितने भी विधायक थे उन्हें लेकर के यहाँ आ गए कि उन्होंने अपना ये जो एक है मैसेज दे दिया है कि भाई आप अगर ये मान करके चल रहे हैं कि सचिन पायलट खेमे को तोड़कर या ये हालात पैदा करके आप राजस्थान में सरकार को गिरा देंगे, तो ऐसे हालात नहीं है। ये सब अलग भी हो जाए, फैसला हमारे खिलाफ भी आ जाए, तमाम विधायक जो सचिन पायलट खेमे के हैं उनकी अगर जो मेंबरशिप है वो बरकरार रहे, तब भी अशोक गहलोत मेजोरिटी में है, उसके पास में बहुमत है, वो इस चीज को साबित करने के लिए आज बिल्कुल। अब अरबाज ये देखना बहुत अहम होगा कि ये बहरान आखिर थमता कहां है, कहां तक ये बहरान अभी जाएगा, क्योंकि ये बहरान थमता नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और इस वक्त एक और बहुत अहम खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एम्स में कोरोना मरीज को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। 30 साल के शख्स को यह पहली खुराक दी गई है। दिन के 1:30 बजे यह खुराक दी गई है। अब मरीज को कुछ घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। जी हां, वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें कि ह्यूमन ट्रायल है ये। एम्स में कोरोना मरीज को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। 30 साल के शख्स को पहली खुराक दी गई है। दिन के 1:30 बजे यह खुराक दी गई थी। अब मरीज को कुछ घंटों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा और डॉक्टर निगरानी करेंगे कि किस तरह का क्या कुछ रद्द अमल आता है, क्या कुछ रिएक्शन इसका होता है। इस पर डॉक्टरों की टीम नजर रखेगी। और ये एक बहुत अच्छी खबर भी है। अगर डॉक्टरों की तरफ से मुस्बत खबर आती है तो ये एक अच्छी खबर है कोरोना को शिकस्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर गाजियाबाद में पिछले दिनों हुए सहाफी के कत्ल के खिलाफ सहाफियों ने मुजाहरा किया। सहाफियों के मुजाहरे का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया है, सुनिए। बाद में पिछले दिनों जिस तरीके से पत्रकार की हत्या की गई उसके विरोध में आज दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर तमाम पत्रकार यहां पर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पत्रकारों की हत्या बंद करो, काफी ज्यादा रोष है। हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे। सर, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्ले कार्ड भी है कि पत्रकारों की हत्या बंद करो, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पत्रकारों पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है, तो ये पत्रकारों की हत्या लोकतंत्र की हत्या है। आपने देखा भी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या की गई है। उसके बावजूद हत्या की गई है कि उसने शिकायत पुलिस को लिख के दी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं करी और पत्रकार की हत्या हो गई। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि उस पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ की सहायता दी जाए और उनको सुरक्षा के लिए हमारा एक सुरक्षा कानून है, उसको लागू किया जाए, हमारी मांग है। क्या 10 लाख रुपए में पूरा जीवन वो अपनी 2 बेटियों को पाल सकती है एक विधवा? दूसरा सवाल यह है कि जब, क्योंकि उसकी मौत के बाद ये कार्रवाई अगर उसकी मौत से पहले होती तो हम मानते हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। तो आपको लगता है कि सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है इस वक्त? ये लोग आप लोगों का कहना है। मैं उत्तर प्रदेश के मामले में और मध्य प्रदेश के मामले में तो हम साफ तौर पे बोल सकते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था के सिर्फ नारे लग रहे हैं। केवल आप राम राज का नारा लगा रहे हैं लेकिन आप राम राज दे नहीं पा रहे हैं। ये सरकार की और गुंडा तंत्र की साठगांठ है। गुंडों ने तो अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम नहीं करा। यदि सरकार यही काम उसके गोली लगने से पहले कर देती तो सरकार की वाह होती। सरकार और गुंडा राज एक है, और वो ये जो पत्रकारों को 10 लाख दे दिए और ये सोचा कि भाई इनका जीवन यापन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलत बात है। खुद लगता है महिलाएं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 6ठे सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के फाइनल नतायज का हालिया दिनों ऐलान हुआ है, लेकिन पुलिस सर्विस के लिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का सिलेक्शन नहीं हुआ। झारखंड तलबा यूनियन और कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर इरफान अंसारी ने सर्विस कमीशन की इस कारकर्दगी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। इरफान अंसारी ने सिलेक्शन बोर्ड अरकान पर आरएसएस और बीजेपी नवाज होने का इल्जाम लगाते हुए नतायज के जांच करने और इसे रद्द करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह कि इस इम्तिहान के तहत मुख्तलिफ महकमों में खिदमात के लिए 323 उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है। इनमें 6 पुलिस सर्विस के उम्मीदवार भी शामिल हैं, लेकिन इन 6 में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है।
जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी विवादित रिजल्ट है। इस रिजल्ट में काफ़ी विवाद है, छात्रों के द्वारा लगातार इस पर जो है आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में जो सूची प्रकाशित हुई है और सूची में जो डीएसपी पद पर जो लोग चयनित हुए हैं, जो लोग बहाल हुए हैं, उस सूची में एक भी मुस्लिम का नाम नहीं होना, डीएसपी पद पर एक भी मुसलमान का चयन नहीं होना, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। ये कहीं ना कहीं इस पर जो है भेदभाव किया गया है। जो इंटरव्यू में जो लोग बैठे हुए थे वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम अभ्यर्थी थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे, उनके साथ भेदभाव और उपेक्षा किया गया है। सरकार को इस मामले पर जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच करवानी चाहिए। क्योंकि लगातार जो जेपीएससी 1, 2, 3, 4, 5 का जो रिजल्ट आया है उसमें डीएसपी के पद पर और दूसरे पदों पर जो है मुस्लिम अभ्यर्थी बहाल होते रहे हैं। लेकिन छठी जेपीएससी में एक भी मुसलमान का डीएसपी पद पर नहीं होना, ये काफ़ी चिंताजनक बात है, काफ़ी शोचनीय बात है। ये समाज के सभी लोगों को सोचना चाहिए और ख़ास करके सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन क्यों नहीं हुआ। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है और बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री से मैं मिलने जा रहा हूँ इस संबंध में। छठी जेपीएससी का जो रिजल्ट आया और जो बातें सामने आ रही है कि एक भी अल्पसंख्यक जो स्टूडेंट हैं, हमारे छात्र हैं, उनको डीएसपी में नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो जेपीएससी में जो चयन करने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग आरएसएस और भाजपा के लोग हैं और उन्हीं का कारनामा है कि एक भी बच्चा, हमारा बच्चा, डीएसपी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मामला काफ़ी गंभीर है और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं, कम से कम एजुकेशन सेंटर में भी तो जात पात ना करें। मेरिट को आप नहीं दबा सकते हैं। अगर आप दबा रहे हैं कि बहुत बड़ा पाप है या अन्याय है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा और अपने सभी मंत्रियों से मैं कहूंगा कि इस पर इनिशिएटिव लें। अगर हो सके तो इसको रद्द कीजिए। आईपीएल 2020 का इनेकाद मुत्तहदा अरब इमारात में होगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की तस्दीक कर दी है। आईपीएल का आगाज 19 सितंबर से होगा और फाइनल मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। अभी मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान होना बाकी है। इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हिंदुस्तान के बाहर आईपीएल के इनेकाद के लिए मरकजी हुकूमत की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। आईपीएल चेयरमैन ने कहा कि हमने मरकजी हुकूमत से इजाजत मांगी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें इसका जवाब मिलेगा।